साइबर ठगी का दायरा पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से बढ़ा है, उसने न केवल कानून व्यवस्था तंत्र को चुनौती दी है, बल्कि आम नागरिकों के डिजिटल जीवन को भी असुरक्षित बना दिया है। देश में हर महीने लाखों लोग किसी न किसी रूप में ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं और इसका स्वरूप इतना जटिल हो चुका है कि कई बार पीड़ित को लंबे समय तक पता भी नहीं चलता कि कब और कैसे उनकी निजी जानकारी या बैंकिंग डिटेल्स अपराधियों के हाथों में चली गई हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक जोखिम रिपोर्ट ने भी दावोस बैठक से ठीक पहले भारत की बढ़ती साइबर असुरक्षा पर बड़े स्तर पर चिंता जताई है। रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि गलत सूचना और डिजिटल भ्रम फैलाने वाले कंटेंट ने इस खतरे को कई गुना तक बढ़ा दिया है और भारत उन देशों में शामिल है जहां ये जोखिम वर्षों तक बना रह सकता है। साइबर अपराधियों के तरीकों में लगातार आ रही विविधता इस बात का संकेत है कि ये केवल तकनीकी समस्या भर नहीं, बल्कि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा प्रश्न बन चुका है। ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि धोखेबाजों का नेटवर्क न केवल देश के अंदर बल्कि सीमाओं के पार भी फैला हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में कई बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट पड़ोसी देशों में बैठे ऑपरेटर्स से संचालित होते हैं, जो भारतीय फोन नंबर्स, बैंकिंग सिस्टम के कमजोर हिस्सों और जनता की डिजिटल अनभिज्ञता का फायदा उठाकर भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी और जटिल कानूनी प्रक्रियाएं अपराधियों तक पहुंचना और भी मुश्किल बना देती हैं। वर्तमान समय की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है डिजिटल रूप से बदले गए वीडियो और चित्र यानी डीप फेक तकनीक के माध्यम से बनाए जा रहे भ्रामक कंटेंट की बात। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी रिपोर्ट में इस मुद्दे को सीधे तौर पर वैश्विक खतरा बताया है। भारत में भी बीते एक वर्ष में ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं जहां डीप फेक वीडियोस का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की खास खराब करने, राजनीतिक भ्रम फैलाने या फिर लोगों से पैसे ऐंठने के लिए किया गया। जिस तकनीक का इस्तेमाल पहले मनोरंजन और विजुअल इफेक्ट्स के क्षेत्र में होता था, वो अब अपराधियों का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। समस्या की गंभीरता इसी में दिखती है कि आम नागरिक सही और नकली वीडियो में फर्क नहीं कर पाता और कभी-कभी वो झूठी सूचनाओं के आधार पर बड़े आर्थिक फैसले तक ले लेता है। देश की साइबर पुलिस और विभिन्न जांच एजेंसीज के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि अपराधियों के सर्वर कई बार विदेशों में स्थिर होते हैं। वे इंटरनेट की ऐसी परतों में काम करते हैं जहां पहुंचना तकनीकी तौर पर कठिन और कानूनी तौर पर जटिल है। भारतीय एजेंसीज ने पिछले वर्षों में कई ऑपरेशंस चलाकर बड़े नेटवर्क्स तोड़े, लेकिन उनकी जगह नए नेटवर्क इतनी तेजी से खड़े हो जाते हैं कि समस्या का स्थायी समाधान दूर दिखाई देता है। ये भी देखा गया है कि कई ठग डिजिटल विज्ञापनों, नकली निवेश स्कीमों, ई-कॉमर्स रिफंड, फ्रॉड कुरियर स्कैम, बिजली बिल बकाया के नाम पर घोटाले और सरकारी अधिकारी बनकर डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी जैसे नए तरीके अपनाते हैं। इन सभी का लक्ष्य एक ही होता है, पीड़ित के बैंक खाते या डिजिटल वॉलेट तक पहुंच बनाना। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भारत में साइबर असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण डिजिटल साक्षरता का अभाव है। देश में इंटरनेट और स्मार्टफोन का प्रसार तेजी से तो हुआ, लेकिन सुरक्षित उपयोग के संबंध में जानकारी बहुत सीमित रह गई। देहात से लेकर शहरों तक बड़ी संख्या में लोग आज भी ये नहीं समझते कि ओटीपी, केवाईसी लिंक, स्क्रीन शेयरिंग एप्स, फर्जी कस्टमर केयर नंबर और नकली वेबसाइट्स के माध्यम से कैसे ठगी की जाती है। कई बार बुजुर्ग लोग या डिजिटल दुनिया से कम परिचित लोग सबसे आसान निशाना बनते हैं। लेकिन अब ये समस्या केवल इन्हीं तक सीमित नहीं रह गई है। पढ़े लिखे लोग भी कई बार आकर्षक ऑफर या निवेश योजनाओं के झांसे में आकर भारी आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं। भारत में बढ़ती साइबर ठगी का एक और बड़ा पहलू ये भी है कि अपराधियों के पास पीड़ित के डेटा तक पहुंचने के कई रास्ते मौजूद हैं। डेटा लीक की घटनाएं अब बहुत आम हो चुकी हैं। कई बार उपभोक्ता की जानकारी, मोबाइल नंबर, ईमेल, लोकेशन या बैंकिंग गतिविधियां भी असुरक्षित ऐप्स या कमजोर सर्वर के कारण बाहर चली जाती हैं। यही डेटा बाद में स्कैम कॉल्स, फिशिंग ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक भारत में मजबूत डेटा सुरक्षा कानूनों का सख्ती से पालन नहीं होगा, तब तक नागरिकों की सुरक्षा
डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल रहेगा। साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बीते वर्षों में कई कदम जरूर उठाए हैं, जैसे कि भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर की स्थापना, 1930 हेल्पलाइन और ठगी हुए पैसे की तुरंत रिकवरी के लिए FIR प्रक्रिया को तेजी से मजबूत करना। लेकिन जमीन पर स्थिति अभी भी उतनी प्रभावी नहीं है जितनी होनी चाहिए। कई जगह साइबर पुलिस स्टेशंस में तकनीकी संसाधनों की कमी है। राज्यों में साइबर विशेषज्ञों की संख्या भी बहुत कम है और कई बार सूचना के आदान प्रदान की प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि अपराधी पैसा निकालकर फरार हो जाते हैं। दूसरी ओर अपराधियों के पास अत्याधुनिक तकनीक, तेजी से बदलते ट्रिक्स और बड़े संगठित नेटवर्क हैं जो उन्हें पकड़ना और भी कठिन बना देते हैं। भारत में साइबर अपराध से लड़ने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम की जरूरत है। इसमें तकनीकी ढांचे को मजबूत करना, साइबर पुलिस को ट्रेनिंग देना, आम जनता में जागरूकता फैलाना और डिजिटल साक्षरता अभियान चलाना शामिल है। खासकर देश के स्कूलों, कॉलेजेस और कार्यस्थलों पर साइबर सुरक्षा की बुनियादी समझ को जरूरी बनाया जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स ये भी सुझाते हैं कि डीप फेक तकनीक पर नियंत्रण और गलत सूचना की रोकथाम के लिए AI आधारित पहचान प्रणालियों को मजबूत बनाने की तत्काल आवश्यकता है। वहीं कई देशों में ऐसी प्रणालियां पहले से ही विकसित की जा चुकी हैं, जिन्हें भारत संदर्भ में और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। वहीं बता दें आपको कि अपराधियों के असल ठिकाने तक पहुंचने में आ रही दिक्कतें इस बात का संकेत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने की काफी हद तक जरूरत भी है। कई बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, पश्चिम एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों से संचालित होते हैं। भारत ने इस दिशा में कई समझौते जरूर किए हैं, लेकिन जांच प्रक्रियाओं में अभी भी काफी बाधाएं हैं। साइबर अपराध की प्रकृति ऐसी है कि उसका समाधान सीमा पार सहयोग से ही संभव है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में किसी एक देश की सीमाएं मायने नहीं रखती। देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। हर व्यक्ति की रोजमर्रा की गतिविधियां अब मोबाइल फोन और इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं। बैंकिंग, बिल भुगतान, खरीदारी, निवेश, दस्तावेजों का सत्यापन, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और सरकारी सेवाएं सब एक क्लिक पर उपलब्ध है। ऐसे में सुरक्षा की छोटी सी चूक भी भारी नुकसान का कारण बन सकती है। इस डिजिटल विस्तार के साथ सुरक्षा की तैयारी उतनी तेज नहीं बढ़ी जिसका फायदा अपराधियों ने उठाया। कई मामलों में ये भी सामने आया है कि अपराधियों का हौसला इसलिए बढ़ा है क्योंकि कई बार उन्हें पकड़ने की संभावना कम होती है। जब तक ठगों के नेटवर्क को जड़ से तोड़ने की रणनीति नहीं बनेगी, तब तक किसी एक ऑपरेशन में कुछ लोगों की गिरफ्तारी से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ये समस्या उसी तरह बढ़ती जाएगी जैसे पहले टेलीमार्केटिंग फ्रॉड बढ़ा था और बाद में पूरे देश में एक नेटवर्क बन गया था। आज वही स्थिति साइबर अपराध में दिखाई दे रही है, जहां हर दिन नए तरीके सामने आ रहे हैं और पुराने तरीके और भी शातिर होते जा रहे हैं। भारत में बढ़ती डिजिटल असुरक्षा को लेकर लोगों के पास विकल्प सीमित हैं। वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने की कोशिश कर सकते हैं, OTP या बैंकिंग विवरण किसी को नहीं दे सकते हैं, फर्जी कॉल्स या लिंक की पहचान कर सकते हैं, लेकिन अपराधियों की तकनीक लगातार विकसित हो रही है। ये लड़ाई नागरिक अकेले नहीं जीत सकते। जरूरी है कि व्यवस्था मजबूत हो, कानून सख्त हो और सुरक्षा ढांचा आधुनिक तकनीक पर आधारित हो। साइबर अपराध के बढ़ते संजाल को तोड़ने का समय आ चुका है। ये केवल टेक्नोलॉजी की समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। जब सरकार, एजेंसीज, टेक कंपनीज और आम नागरिक मिलकर इस खतरे से ना निपटें, तब तक साइबर ठगी का ये सिलसिला रुकना मुश्किल है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट ने जिस खतरे की ओर इशारा किया है, वो आने वाले वर्षों में भारत के लिए और भी गंभीर रूप ले सकती है। इसीलिए अब जरूरी है कि देश साइबर सुरक्षा को केवल एक तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा और नागरिकों की आर्थिक स्थिरता से जुड़ा प्राथमिक मुद्दा माने। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।